न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो न्यूटन ने मोशन के रिगार्डिंग 3 लॉ दिए, जिनमें हर लॉ अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाए, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक अपने मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए। यानी मोशन एट रेस्ट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट एट मोशन को हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं, या फिर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से ही जानते हैं। इनर्शिया 2 कंडीशन को डिफाइन करता है, यानी ऑब्जेक्ट के 2 पोजीशन को डिफाइन करता है, एक रेस्ट को और एक मोशन को। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट प्रॉपर्टीज़ को कैरी करता है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट, जो ये बतलाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो तब तक वो रेस्ट पोजीशन में बना हुआ रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं अप्लाई किया जाए। इसे ही इनर्शिया एट रेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है इनर्शिया एट मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो तब तक वो अपने मोशन में चेंज नहीं लाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से या तो उसका मोशन बढ़ जाएगा या तो उसका मोशन घट जाएगा। इसे ही इनर्शिया एट मोशन बोलते हैं। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमको इनर्शिया का प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलता है। और अगर न्यूटन का हम सेकेंड लॉ को देखें तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहीं ना कहीं मोमेंटम को और फोर्स को डिफाइन करता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब जैसे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में ये प्रॉपर्टीज़ बोला जाता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ मोमेंटम को डिफाइन करता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब हमको ये तो पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में 2 तरीके का वेलोसिटी होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। 2 वेलोसिटी होने की वजह से मोमेंटम भी 2 तरीके के होते हैं, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। अब जैसा कि मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वजह से हम लोग एक नया प्रॉपर्टीज अडॉप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब कभी भी वेलोसिटी में अगर चेंजेस आता है तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आता है, जिसके वजह से एक और फार्मूला होता है रेट चेंज इन मोमेंटम। तो जब चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है तो ठीक उसी तरह रेट चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम हो जाता है। ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जो है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, इसलिए हम लोग मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम के जगह मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है किसके, फोर्स के, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और रेट चेंज इन मोमेंटम से हमको फॉर्मूला किसका मिलता है, फोर्स का। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ रेट चेंज इन मोमेंटम और फोर्स के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। और तीसरा और आखिरी लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि हम लोगों का ऑब्जेक्ट में मोशन के पीछे कॉज क्या था। ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में कोई ना कोई चेंजेस आता है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है जिसके वजह से ही ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसके मोशन में चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। यानी न्यूटन का सेकेंड लॉ ये बतलाता है कि अगर किसी भी तरीके का मोशन इंक्रीज करता है या फिर मोशन डिक्रीज करता है तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है।